हम्म। ये तो यहाँ पे क्या मतलब, चैलेंज ऑफ ट्रैफिक जैम्स की बात हो रही है, गिवन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स व्हिच आर गोइंग ऑन, तो ट्रैफिक रिलीफ। कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह पीडब्ल्यूडी की बात कर सकते हैं हम लोग। डीले इन क्योंकि की हाँ। प्रोजेक्ट लैंग्वेज लैक अप्रूवल, डिले हो जाता है, कॉस्ट ओवररन हो जाता है, इसका इंडिकेटर। केरला से रिलेटेड बात हो रहा है कि दे हैव टॉक्ड अबाउट इंक्रीज एक्सपेंडिचर, उनको पैसा चाहे ज्यादा चाहिए था। बोरिंग सीलिंग लिमिट वाज इम्पोज ऑन केरला बाय द सेंटर, उसके ऊपर ही दिया हुआ है कि फिस्कल मैटर कितना ज्यादा है वहां पर। इंटर स्टेट शेयर ऑफ केरला 15 इन द फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर बहुत कम है, और 2.5 हुआ और 1.95 हो गया, कम होते जा रहे हैं ओवरऑल। और एक यहाँ कीवर्ड ये है तो फिस्कल मार्क्समैनशिप। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि जो आपके एस्टिमेट, जैसे बजट एस्टिमेट्स होते हैं, ओवरऑल जो हमारा जनरल बजट प्रेजेंट किया जाता है, तो एक जैसे तीन एस्टिमेट्स की हम बात करते हैं। एक तो करंट फिगर, जो एक्चुअल फिगर्स होती है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम सेकेंड एस्टिमेट्स करते हैं, और जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए बजट एस्टिमेट्स रहते हैं। तो फिस्कल मार्क्समैनशिप यही दिखाता है कि जो बजट एस्टिमेट्स है उतना उसके कितना क्लोज हम पहुंच पाए एक्चुअल सेंस में, क्या नंबर एक्चुअल नंबर बजट एस्टिमेट सेम है तो उसमें कितना गैप है, तो दैट सिग्निफाइज फिस्कल मार्क्समैनशिप। तो यहाँ पे भी केरला के केस में इट केम आउट टू बी एट ओनली 57% जो टैक्स रेवेन्यू उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ बजट एस्टिमेट्स प्रोजेक्ट या फोरकास्ट किया था। और ठीक है, बाकी यहाँ पे फिस्कल मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक कन्वर्जेंस, पोर स्टेट्स कैचिंग अप विद द रिच स्टेट्स, सो एक ये है। एंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर, उससे क्या मतलब? इंटर मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना हाँ, ट्रांसफर कर, फाइनेंस कमीशन कितना ट्रांसफर मिला। पहले ट्रांसफर वर्टिकल, ज्यादा था, 2.3 था, घटते 1.9 हो गया पिछले मतलब कुछ 10। वर्टिकल डेवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स की बात हो रही है एक तरीके से इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स में। मैन वर्सेस वाइल्ड, अशोला भाटी 10 ईयर प्लान टू फोकस ऑन कर्बिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट हर जगह है, तो उसमें एक एग्जांपल अशोला भाटी, जो हरियाणा में दिल्ली के ऊपर है, तो प्लान बना रहे हैं। प्लान क्या है? 10 ईयर प्लान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, इम्प्लीमेंटेड ओवर 10 ईयर्स फ्रॉम अप्रैल 2025। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च एक इम्पोर्टेंट लिखा हुआ एस्पेक्ट है। मानसी, इसमें बोल सकते हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ द सक्सेसफुल मॉडल है संजय गांधी नेशनल पार्क। हम्म। तो संजय नेशनल पार्क को एक मॉडल, वी कैन यूज दैट। उसके बाद सेकंड इज प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन अवेयरनेस पब्लिसिटी, इको रिस्टोरेशन विद इंडिजिनस स्पीशीज। ग्रीनिंग ऑन वेस्ट लैंड सो दैट वो हैबिटेट रिस्टोरेशन किया जा सके, एंड देयर आर वी कैन से लेस साइटिंग्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट। मेजर मैमल स्पीशीज यहाँ बात हो रही है, जो इसी प्लान में ही है। मेजर मैमल स्पीशीज ब्लू बुल, लेकिन ब्लू डिटेल बुल, नहीं है, ब्लैक आएगा बक। ऐसा बात। हम्म। कमिटेड इन नेक्स्ट 6 मंथ। तो प्लान क्या होना चाहिए ओवरऑल, अगर हाईलाइट करता हूँ तो एक तो हो गया कि आप इको टूरिज्म प्रमोट करने का, ग्रीनिंग ऑफ द वेस्ट लैंड, कॉरिडोर बना सकते हो, ESZ फॉलो कर सकते हो 1 किलोमीटर रेडियस में, एक इको सेंसिटिव जोन। उसके बाद अंदर में एक्विफायर रिचार्ज कर सकते हो, ताकि फिर जो वाइल्ड लाइफ है उनको बाहर नहीं आना पड़े पानी हम्म। पीने के लिए, अंदर में ही वो कर सकते हो बस। ठीक है। फिर वॉइकम सत्याग्रह ले लिया, कंस्ट्रक्टिव फेज। रूरल जॉब्स की मीन ह्यूज डिमांड, तो ये भी एक तरीके से जैसे हम बात करते हैं इंडिकेटर है ऑफ डिस्ट्रेस इन विलेजेस, कि एमजी नरेगा में अब अगर डिमांड फॉर जॉब्स इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कि बाकी जो सेक्टर्स है वहां पे देर आर लेस अपॉर्चुनिटीज, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से इंक्रीज हो रही है, तो विच हम्म। इज नॉट अ गुड इंडिकेशन। बस ठीक है।
ट्रेड इंडिया ट्रेड ऑन हम्म चाइना राइजिंग। इसका मतलब अब ट्रेड रिलायंस अगर बात है यहाँ पे, तो दो एस्पेक्ट होते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। लेकिन मोस्टली यहाँ पर बोल सकते हैं चाइना से रिलेटेड इंपोर्ट बोल सकते हैं। तभी हमें सेल्फ रिलायंस पे फोकस करना चाहिए, पीएलआई डीएलआई क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बाकी जब। तो और दूसरा कि जो एक्सेसिव इंपोर्ट होता है ऑन द वेरियस एरियाज, स्मॉल प्रोडक्ट के लिए भी, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के लिए भी, चाहे सेमीकंडक्टर हो गया, चाहे फिर वेफर हो गया, एपीआई हो गया, बल्क ड्रग पार्क के लिए, सब में इंपोर्ट डिपेंडेंट ज्यादा है। तो डाइवर्सिफिकेशन चाहिए पहला, और दूसरा सेल्फ रिलायंस। तो दो मानस। मेजर रीजन हाँ जो ये हमें शिफ्ट या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है ऑफ इंक्रीज रिलायंस ऑन चाइना एंड यूरोपियन यूनियन, दैट इज two reasons: the major supply chain reset following the COVID-19 pandemic and second रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो we are seeing कि in terms of number 1.2% इंक्रीज हुआ, सऊदी अरेबिया पे जो रिलायंस है डिक्रीज हुआ, ये हमने पहले भी कवर किया है। तो ऑल्दो हम कोशिश कर रहे हैं कि चाइना से जो इम्पोर्ट्स है हम उसको रिड्यूस कर सके, उसके लिए हम सेल्फ रिलायंस को फोकस कर रहे हैं। तो फॉर दैट स्कीम्स भी है, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अगर वो मीट किए जाएंगे तो तभी इंपोर्ट किया जाएगा जो चाइना के चीप प्रोडक्ट्स है। बट उसके बाद भी जो इंपोर्ट रिलायंस है चाइना के ऊपर वो इंक्रीज हुई है। एंड जो ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना वो भी $100 बिलियन मार्क क्रॉस कर चुका है इंडिया का। तो ये कंसर्न है। नेक्स्ट, इंडिगो। इंडो क्यों इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस बन चुके हैं? तो उसका थ्री कारण है ओवरऑल। पहला है कि वो इंडियन सिटीजन, इंडियन पैसेंजर को अच्छे तरीके से जानते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं कि उनको क्या चाहिए। तो लो कॉस्ट अफोर्डेबल चीप, लो कॉस्ट अफोर्डेबल फेयर्स वो चाहते हैं। दूसरा दूसरा कि जो उनको सेकंड हैंड एरोप्लेन है या फिर जो फर्स्ट हैंड एरोप्लेन दैट हैज कंप्लीटेड 10 years 5 years ऑफ सर्विस, उसको खरीदते हैं ताकि उनको अफोर्डेबल रेट में मिल जाए एरोप्लेन, और एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसको बढ़ा सके विदाउट इन्वेस्टिंग मच ऑन न्यू प्लेन्स। थर्ड हो गया कि कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, वो टिकट देते हैं जाने के लिए साल भर में 2 बार, तो इंडिगो के थ्रू देंगे, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट है उस पर क्या करते हैं। तो एक तरह से देखा जाता है तो हर एक कंपनी को, एयरलाइन हो गया, उसको लोकल लेवल को डेटा कलेक्शन करना इंपॉर्टेंट होता है, यही कारण जान राइट। सके बिहेवियर क्या होगा। बिहेवियर इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है हाँ। ये, वी तो हैव ये टेकन दिस में। न्यूक्लियर एनर्जी की बात की है तो क्वेश्चन उठता है इंडिया में कि क्या एडॉप्शन बढ़ते जा रहा है वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर एनर्जी से। तो ग्लोबल शेयर बहुत कम था 1991 में देखा जाता है तो कितना हो गया, गीगावाट है ना, गीगावाट आवर। तो 1 करोड़ है, 1 करोड़ गीगावाट आवर, 1 करोड़ गीगावाट आवर ज्यादा हो गया तो। हाँ ये तो बहुत और उससे ज्यादा बढ़ 2 करोड़ 85 गीगावाट आवर, मतलब पावर इसमें एनर्जी का बात हो रहा है, ठीक है। वो बढ़ करके 3 टाइम्स बढ़ गया, 1 से लेकर 2.8, मतलब 3 टाइम्स हो चुका है पिछले 20 साल में, 30 साल में। तो केस फॉर न्यूक्लियर एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लीन सोर्स है, लेस कार्बन एमिशन है। बाकी जो एग्जाम्पल, बाकी इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू सोलर और विंड, लेकिन सोलर और विंड 24/7 नहीं इसमें, और उनका टैरिफ ज्यादा है, यहाँ बहुत कम है। यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, रनिंग कॉस्ट कम है, और ओवर लाइफ टाइम कॉस्ट भी कम है इसे करने। एक हो गया ये। सेकंड, पुअर अपटेक क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में चाहिए। सेकंड, हर एक कंट्री के पास कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर फिशल फिशल मटेरियल लेने को और नहीं एक्सपोर्ट करने का। क्यों? बहुत सारे कंट्री एनएसजी के पार्ट पार्ट एनएसजी के पार्ट है नहीं। इंडिया ने साइन किया था यूएस का इंडो न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील, क्योंकि उसके बाद भी देयर हैज बीन वेरी स्लो अडॉप्शन ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विद यूएस। फ्रांस के साथ किया था तो फ्रांस के साथ जल्दी अडॉप्शन हुआ, तो वो बात कर सकते हैं। दूसरा एक फियर है विथ रिगार्डिंग टू द न्यूक्लियर एनर्जी, उनका यूसेज, कि वो सस्टेनेबल है, कि वो लॉन्ग टर्म सेफ्टी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जापानीज फुकुशिमा डिजास्टर या फिर चेरनोबिल डिजास्टर, उसके कारण देयर इज ए लो अपटेक। डेवलपिंग कंट्रीज मोस्टली नहीं रिलाई करते न्यूक्लियर पर, क्योंकि वो देखते हैं कि न्यूक्लियर हैवी कॉस्ट ओवररन होगा,
दिक्कत होगा, कंट्री के ऊपर सैंक्शन भी लग सकता है अगर आप ढंग से उसको यूज नहीं किए, सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए तो। इसलिए वो अवॉइड करते, वो हमेशा कोल पर जाते, नेचुरल गैस, बायोगैस और नॉर्मल जो सोलर और विंड, हाइड्रो। अब कॉप में क्या बोला गया, COP 28 में पिछली बार बोला गया कि न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग कम यूज करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी का कैपेसिटी बढ़ना चाहिए, ट्रिपल करना चाहिए, 20 के लेवल पे 50 पहुंचते पहुंचते ट्रिपल करना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लो एमिशन होता है इसमें से। सोलर के लिए आपको रिसाइकलिंग प्लांट चाहिए अगले 30 साल में, जितने आप सोलर पैनल बना रहे हो सबके रिसाइकलिंग। दूसरे, सोलर के लिए एक्सट्रैक्शन जो होता है, इज इट सस्टेनेबल, कोबाल्ट एक्सट्रैक्शन, अर्जेंटीना एक्सट्रैक्शन, लोकल बायोडाइवर्सिटी इज डिस्ट्रॉयड, फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ता है। तो इसलिए COP 28 ने बोला कि न्यूक्लियर इज ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, वी हैव टू इंक्रीज न्यूक्लियर फ्रॉम टू ट्रिपल फ्रॉम 2020 लेवल। इंडिया का पोजिशन क्या है, इंडिया का जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए फॉर द क्लाइमेट जस्टिस, उसका एक प्रिंसिपल है जस्ट ट्रांजिशन। लॉन्ग टर्म में 6.78 से बढ़ा करके 222.8 गीगावाट तक पहुंचाया जाएगा। और इंडिया कोल पावर प्लांट भी स्टैब्लिश करेगा, क्लीन कोल, कोल गैसिफिकेशन भी करेगा। इंडिया विल ऑल्सो इम्पोर्ट नेचुरल गैस, इंडिया विल ऑल्सो एक्सप्लोर शेल गैस इन इट्स ओन कॉन्टिनेंट स्फीयर या फिर डीप सी में। और इंडिया विल स्टैब्लिश हाइड्रो, विंड एंड सोलर प्लांट एज वेल एज न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर में इंडिया का 3 स्टेज है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। लॉन्ग टर्म में तो टोटल न्यूक्लियर एनर्जी शेयर करंटली हमारे एनर्जी सेक्टर में 3% के आसपास है, ग्लोबल लेवल पे इट इज लेस देन 10%, तो ज्यादा नहीं है, ग्लोबल लेवल पे भी बहुत कम है। तो इम्पोर्टेंट बॉडी अगर बोला जाए इंडिया में तो NPCIL हो गए, और भाभा एटॉमिक रिसर्च वो हो गए, और दूसरे जो वर्ल्ड वाइड है वो IAEA और NSG। नाइस। डॉक एंड एसोसिएटेड वर्ड्स विद ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट दिखाओ, और फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इसको बोलते हैं। कि उसी कारण जैसे कैंडी बोलोगे वैसे ही फिर उनको हाँ। फ्रॉथिंग होगा। ठीक है, ओके, तो दैट्स ऑल्सो वी कैन जस्ट समराइज इन शॉर्ट। करो ना। तो समरी में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईयू ट्रैवल जोन से, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन होगी। एंड साउथ एशिया में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। इसके बाद हमने बात की फ्यूकुशिमा वाटर, जो वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, उसके बारे में क्या क्या इंडिया करता है। इसके बाद फास्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स इंडिया में आपकी बहुत वॉल्यूम ज्यादा बहुत कम हो गई, करो ना, नॉट ऑडिबल। है। मैं ऑडिबल नाउ? नो, अभी ठीक है? आपकी वॉल्यूम बहुत कम आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा। कि somebody else can summarize it. ओके प्रवेश, यू कैन कंटिन्यू। आप कर दो कंटिन्यू बात। हम तो डिस्कस ही कर रहे थे यार प्रवेश। बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट की हाईलाइट बोल सकते हैं कि हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस होता है HIV, उसमें 3 कीवर्ड था, ART, हार्ट, HAT, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। फिर विकसित भारत में भी डिस्कस एवरी अदर एस्पेक्ट की एग्रीकल्चर कैसे बढ़ाया जाए लॉन्ग टर्म में। फिर न्यूरल लिंक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े क्या कैसे वर्क करता है। फिर आर्टिक से रिलेटेड भी डिस्कस की, आर्टिक काउंसिल, अंटार्कटिक ट्रीटी भी है और अंटार्कटिक एक्ट भी है 2022। हिमाद्री एंड भारती, हिमाद्री हो गया नॉर्थ में, भारती इन। देन वी डिस्कस अबाउट असोला भाटी प्लान, उसमें संजय गांधी जो नेशनल पार्क है उनका मॉडल अप्लाई होना चाहिए, दैट प्रमोट्स इको टूरिज्म और इंटीग्रेशन ऑफ स्पीसीज। अंदर में एक्वाफायर रिचार्ज, ताकि जो वाइल्ड लाइफ बाहर जाते हैं वो अंदर में ही वो सस्टेनेबल रहे। देन वी टॉक अबाउट रूरल जॉब्स, इसमें मनरेगा का रोल है, लेकिन मनरेगा इज अ बैंडेड सोल्यूशन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग टर्म के लिए स्किलिंग और
क्रिएशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव एलाइड स्फीयर, एग्रीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग जॉब को बढ़ाना हो। न्यूक्लियर एनर्जी, 3 कॉन्सेप्ट एंड 4 इंस्टीट्यूशन वी डिस्कस। पहला है कि इंडिया में 3 स्टेज रिएक्टर है, 6.7 से 2.8 करना चाहिए। COP28 बात करता है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज मोर सस्टेनेबल, रेजिलियंट एज कंपेयर टू बाकी सब जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। इसलिए 2050 तक वी हैव टू इंक्रीज 3 टाइम्स फ्रॉम द कैपेसिटी विच वी हैव डेवलप्ड इन 2020। 3 टाइम्स बढ़ाना है वर्ल्ड वाइड। पिछले 20-30 साल में 1990 में से लेकर के अभी तक में 3 टाइम्स बढ़ा है। 1 करोड़ गीगावाट आवर था, वो बढ़ करके अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास हुआ अभी। और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन 4 है, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च, NPCIL, इंटरनेशनल लेवल पे 2 IAEA और NSG। इंडिया NSG का मेंबर नहीं, तो बस और एक इन वाइकम कदम से। सत्याग्रह की हमने बात करी तो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी TK माधवन एंड पेरियार, C राजागोपालाचारी एंड महात्मा गांधी जी was their participation was seen in 1924 में हुआ, and this decade of 1920s to 1930s showcase the constructive phase of the freedom struggle. This was the one of the first temple entry movement in India in the princely state of Travancore. सो दैट द पीपल आर मोर अवेयर, दे आर मोर सुटेबल, और वो सीख सकते हैं कि कैसे सत्याग्रह, अहिंसा अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, ताकि जो नेक्स्ट फेज ऑफ स्ट्रगल स्टार्ट हो जो CDM के समय से, वो ज्यादा प्रिपेयर हो सके। तो ये मकसद था 20s के बीच में कंस्ट्रक्टिव फेज एंड कर दूं। Okay, thank you so much for joining us on Insakari and stay tuned with us for more updates.